typical exam questions of nuclear physics. Typical exam questions of nuclear physics. बेटा टिपिकल क्वेश्चंस का मतलब ये है, रियान बच्चे एंटर करते रहना अगर कोई आ जाए तो, मैं बस पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, टिपिकल एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हमने ये देखना है कि एग्जाम में कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो, देयर आर थ्री टाइप्स, इसके अलावा भी आ सकते हैं लेकिन ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिपिकल questions about energy changes. There are three types of typical questions about energy changes. There are three types of typical questions about energy changes. Number one, questions in which masses of reactants and products are given. Questions in which masses of reactants and products are given. उस तरह के question number 2. Second type is questions in which mass defects of ना सिर्फ एनर्जी चेंजेस, आखिर में लिख दिया ना एनर्जी चेंजेस। बेटा एक काम करो, जहां पे लिखा हुआ है ना टिपिकल क्वेश्चन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके आगे लिख लो अबाउट एनर्जी चेंजेस। ये ना हो कि बाद में आप इसको पूरे पे अप्लाई कर दो। हाँ बेटा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये एनर्जी चेंजेस के सवाल हैं सिर्फ। अबाउट एनर्जी चेंजेस मैं अब ओनली भी लिख रहा हूँ आगे। तो बच्चों, टिपिकल एग्जाम क्वेश्चंस अबाउट एनर्जी चेंजेस ओनली लिख दिया। तो क्वेश्चंस इन व्हिच masses of reactants and products are given, उसके बाद क्वेश्चंस इन व्हिच mass defects of reactants and products, mass defects of reactants and products are given, ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप लिखो, questions in which binding energies or binding energies per nucleons are given। तो बेटा ये तीन टाइप्स हैं। वो वाले क्वेश्चन जिसमें क्या गिवन होता है, मैसेस, वो वाले क्वेश्चन जिसमें क्या गिवन होता है, मैस डिफेक्ट्स, और वो वाले क्वेश्चन जिसमें क्या गिवन होता है, बाइंडिंग एनर्जीज या बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन। इस तरह के तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे और आपको देखना होगा कि करना क्या है। लिखो नंबर 1, पहला पेज है दिलावर। नंबर 1 लिखो, इफ मैसेज आर गिवन। इफ मैसेज आर गिवन, तो अगर मैसेज गिवन है फिर क्या होगा बच्चों? अगर मैसेज गिवन है तो फिर अगर तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो प्रोडक्ट्स हैवी हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपको मैसेज गिवन है, उसमें अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। सो इफ यू राइट reactants gives products, तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये बात याद रखनी है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो मैस में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड टू मैस। तो बेटा आप ये बताएं, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होके मैस में कन्वर्ट हो गई तो फिर हैवी कौन हो जाएगा? तो जो मैस होगा प्रोडक्ट्स का
वो हैवी हो जाएगा mass of reactant से, yes or no? ठीक है जी। तो आइडिया ये है कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो फिर एनर्जी मैस में कन्वर्ट होके उसके अंदर जमा हो गई है, तो फिर प्रोडक्ट हैवी हो जाएंगे ना। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि एनर्जी रिलीज हुई है तो उसमें ये होगा कि रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी हो गई रिलीज। अब वो एनर्जी आएगी कहां से बेटा? इन दैट केस मैस कन्वर्ट होगा एनर्जी में, तो फिर उल्टा चक्कर होगा, मैस कन्वर्टेड सर टू एनर्जी। बेटा 1 सेकेंड सिर्फ, एनर्जी एंड रिलीज्ड। तो इस केस में ये हुआ कि एनर्जी रिलीज होगी। रियान अब बताओ। सर ऊपर एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है मैस में, तो रिएक्टेंट्स का बिल्कुल मैस नहीं ज्यादा होनी चाहिए। ना, वो इसलिए कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं ना, जो एनर्जी ऐड हो रही है। अब तुम एरो से कंफ्यूज हो रहे हो ना, मुझे एरो चेंज करने दो। बेटा एरो का मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट के टुवर्ड्स जा रहे हैं, रिएक्शन तो प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स जाता है। ये लो, अब ठीक है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी जो है वो रिएक्शन में ऐड हो गई, वो एरो का मुंह उस तरफ था ना। तो अब अगर एनर्जी ऐड होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट ज्यादा हैवी हो जाएंगे। और रियान अगर एनर्जी निकल गई तो फिर मैस एनर्जी बन के निकल गया तो प्रोडक्ट हैवी हो जाएंगे या लाइट हो जाएंगे? फिर प्रोडक्ट लाइट हो जाएंगे। राइट इन हो। दैट केस जो प्रोडक्ट्स का मैस है वो कम होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्ट का मैस कम होगा तो एनर्जी रिलीज हुई, और प्रोडक्ट का मैस अगर बड़ा होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? ये सुन लो। यानी कि अगर प्रोडक्ट का मैस ज्यादा हो चुका है तो वो एनर्जी मैस में कन्वर्ट होकर जमा हो चुकी है, और अगर प्रोडक्ट का मैस कम हो चुका है तो मतलब कट लग चुका है, एनर्जी निकल चुकी है। तो आप यहाँ पे मैस और एनर्जी को डिफरेंशिएट ना करो। इन न्यूक्लियर फिजिक्स मैस एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। अगर प्रोडक्ट का मैस बढ़ा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी जमा हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही वाला कन्वेंशन, पॉजिटिव का मतलब एब्जॉर्ब, नेगेटिव का मतलब रिलीज। तो अगर एब्जॉर्ब को आपने पॉजिटिव रखना है तो आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर आप प्रोडक्ट के मैस में से रिएक्टेंट का मैस करते हैं सब्ट्रैक्ट और आंसर आ जाता है पॉजिटिव, इसका मतलब है प्रोडक्ट हैवी थे। और अगर आप करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और आंसर आ जाता है नेगेटिव, इसका मतलब है प्रोडक्ट लाइट थे। तो नेगेटिव का मतलब रिलीज, पॉजिटिव का मतलब एब्जॉर्ब। और आप चलेंगे कैसे? लिखें, सबसे पहले लिखें मैस चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे मैस का चेंज, क्योंकि मैस का चेंज निकलेगा तो एनर्जी का चेंज निकलेगा ना। मैस चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शन में मैस का जो चेंज है वो कितना हुआ? तो चेंज ऑफ मैस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उसको हम लिखेंगे बच्चों डेल्टा एम रिएक्शन। लिख दिया? उसको हम लिखेंगे डेल्टा एम रिएक्शन। और बच्चों उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ मैसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि सारे प्रोडक्ट्स के मैसेज का सम। और बच्चों उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपने प्रोडक्ट के मैसेज में से रिएक्टेंट्स के मैसेज जो हैं वो क्या करने? सब्ट्रैक्ट करने। अगर तो आंसर आ गया पॉजिटिव, क्या मतलब? लिखो, लिखो इफ डेल्टा एम रिएक्शन इज पॉजिटिव, इफ डेल्टा एम रिएक्शन इज पॉजिटिव, फिर एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट हैवी हो चुके हैं ना। बच्चों देखो, प्रोडक्ट हैवी तभी होंगे जब कुछ ऐड अप हुआ है ना। तो कॉमन सेंस है, डेल्टा एम रिएक्शन इज पॉजिटिव, then products have absorbed then products have absorbed energy.
अच्छा बच्चों, मैं एक प्लान कर रहा हूँ पास पेपर्स की क्लास A2 के लिए, उसमें सिर्फ पास पेपर्स होंगे। एक क्लास हम प्लान कर रहे हैं एकेडमी की, उसमें ये होगा कि ये पढ़ाई शढ़ाई नहीं होगी, उसमें पेपर सॉल्विंग होगी, सिर्फ पेपर सॉल्विंग। उसका टाइम बता देंगे लेकर हैं। वो क्लास यार मुस्तफा भाई करेंगे अनाउंस, लेकिन उसमें बस यही होगा कि उसमें कोई पढ़ाई शढ़ाई नहीं होगी, उसमें सिर्फ पेपर सॉल्विंग, पास पेपर्स। अच्छा, if delta M reaction is positive, then the products have absorbed energy. ना, मैं तुम्हें खुद कराऊंगा एक एक सवाल। अच्छा, if delta M reaction is positive, क्योंकि तुम्हारे पास ना इतना टाइम होता नहीं है, जो सच्ची बात है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स हर चीज होती है। 1 घंटा जो तुमने खुद प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। अगर हम 6 करके 3 दिन में एक टॉपिक के 18 क्वेश्चन करते हैं तो नॉट अ बैड डील। उसमें फिर ये होगा कि अगर हम 6 क्वेश्चन करते हैं तो 6 के हिसाब से 6 की जगह चलो 4 भी कर लो, 3 दिन में हो जाएंगे 12 क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक के 12 क्वेश्चन, अगर मैं डाइवर्स क्वेश्चन लाऊंगा ना, टीचर के साथ 12 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, उससे उससे आप पास पेपर के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाएंगे ना। अच्छा, इफ डेल्टा एम रिएक्शन इज इस पॉजिटिव, लेक्चर के अलावा वो क्लास लेंगे आप? बेटा वो अलग से क्लास, नई क्लास रखेंगे, वो मुस्तफा भाई से मेरी डिस्कशन होगी तो उसका टाइम डेट जो भी है वो अनाउंस कर देंगे। अच्छा, इफ डेल्टा एम रिएक्शन इज पॉजिटिव देन प्रोडक्ट्स हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अब एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे? लिखो डेल्टा ई रिएक्शन। डेल्टा ई रिएक्शन क्या होगी? जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या फिर रिलीज हुई है, वो इक्वल होगी डेल्टा एम रिएक्शन, वो इक्वल होगी डेल्टा एम रिएक्शन, और मल्टीप्लाई किससे होगा? स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से। और इसमें ये इसका यूनिट होगा जूल। लेटर ऑन आप बेशक कन्वर्ट कर लें, इनिशियली जूल होगा। इसका यूनिट होगा जूल, इसका यूनिट होगा किलोग्राम, और स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, दैट यू ऑलरेडी नो। तो ये इनके क्या हो गए? यूनिट्स हो गए। तो एनर्जी का यूनिट होगा जूल, मैस का यूनिट होगा किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और यही यूनिट हम इस फार्मूला में यूज करेंगे। लेटर ऑन यूनिट कन्वर्ट किए जा सकते हैं अगर कोई और यूनिट एग्जामिनर पूछेगा। पहला पार्ट हो गया। लिखो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेकंड टाइप मैंने कही थी जिसमें मैस डिफेक्ट गिवन होगा। ऐसे सवाल जिसमें उल्टा मैस की जगह मैस डिफेक्ट्स गिवन है। लिखो इफ मैस डिफेक्ट्स of products, if mass defects of products and reactants are given, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें उल्टा mass defects given है। if you are given with mass defects of products and reactants, so if you are given with mass defects of products and reactants, तो what it would be? अच्छा, if mass defects of products and reactants are given, तो in that case अब पहले तो आप रिएक्शन लिखें रिएक्टेंट्स, इट गिव्स प्रोडक्ट्स। इस साइड पे होगा रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट से ऑब्वियसली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनेगा, रिएक्शन तो इसी तरह चलेगा। रियान खालिद ये बताओ, रिएक्टेंट अपना मैस डिफेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे या रिलीज करेंगे? क्या कहते हो रियान खालिद? रिएक्टेंट अपना मैस डिफेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे या रिलीज करेंगे? नहीं, मैस डिफेक्ट्स। रियान सुभान कह रहा है कि रियान गुस्से हो गया है, तो मैंने उसे ये कहा है कि रियान की बहुत दफा बहुत हो चुकी है, वो माइंड नहीं करता। अच्छा देखो, रिएक्टेंट्स जो है, यार तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे? आता नहीं है या वैसे करना नहीं चाह रहे? माइंड अच्छा इसका आंसर तो बताओ ना, छोड़ो माइंड शाइन को, आंसर बताओ ना इसका। ये रिएक्टेंट्स हैं, देखो चलो मैं बताता हूँ। रिएक्टेंट्स आर टू बी ब्रोकन, रिएक्टेंट्स आर टू बी ब्रोकन। जब ब्रेक करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। व्हेन यू ब्रेक समथिंग तो एनर्जी इज नीडेड, व्हेन समथिंग इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। बेटा मैस डिफेक्ट एनर्जी ही होती है। रिएक्टेंट अपना मैस डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वापस लेते हैं सो दैट दे कुड बी ब्रोकन डाउन। रिएक्टेंट्स को करना होता है ब्रेक, प्रोडक्ट्स ने बनना होता है, और मैस डिफेक्ट एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो रिएक्टेंट अपना मैस डिफेक्ट वापस लेंगे। जब कोई न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो अपना मैस डिफेक्ट वापस लेगा,
जब बनेगा तो मैस डिफेक्ट रिलीज करेगा, रिएक्टेंट अपने मैस डिफेक्ट्स वापस लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। रियान बेटा क्लियर? और प्रोडक्ट्स, यस सर। प्रोडक्ट्स सर अपने मैस डिफेक्ट्स, जी बेटा इसमें न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो? बेटा वो ब्रेक और फॉर्म दोनों हो रहे हैं। जो रिएक्टेंट होते हैं वो ब्रोकन, बेटा देखो जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो पहले ब्रेक होते हैं, जिस तरह केमिस्ट्री में होता है, और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं ना। रियान ठीक है? यस सर। बेटा देखो रिएक्टेंट जो है वो आइसोलेटेड पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा रिएक्टेंट्स अपने आइसोलेटेड पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे और फिर उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो रिएक्टेंट्स आर टू बी ब्रोकन और उसके बाद प्रोडक्ट्स आर टू बी फॉर्म्ड। तो प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, अपने मैस डिफेक्ट्स बच्चों क्या करेंगे, रिलीज या एब्जॉर्ब? ऑब्वियसली वो अपने मैस डिफेक्ट रिलीज करेंगे। तो प्रोडक्ट्स के जो मैस डिफेक्ट्स हैं दे आर टू बी रिलीज्ड। अब ये बताओ हमारा कन्वेंशन क्या है, हम एब्जॉर्ब को लेते हैं पॉजिटिव और बच्चों रिलीज को क्या लेते हैं, रिलीज को लेते हैं नेगेटिव। तो जो एब्जॉर्ब होगा वो पॉजिटिव, जो रिलीज होगा वो नेगेटिव। यस और नो? जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसका साइन पॉजिटिव, जो रिलीज होगी उसका साइन नेगेटिव। मिल गया फॉर्मूला? जो रिएक्टेंट्स वाले मैस डिफेक्ट है उनको पॉजिटिव लिखेंगे, जो प्रोडक्ट वाले मैस डिफेक्ट है उनको नेगेटिव लिखेंगे। रीजन ऑब्वियस है। तो अब हम लिखेंगे मैस चेंज इन द रिएक्शन। तो मैस चेंज इन द रिएक्शन होगी रिएक्टेंट्स वाले मैस डिफेक्ट्स पॉजिटिव। रियान क्यों पॉजिटिव? क्योंकि एब्जॉर्ब हो गए क्योंकि अब्जॉर्ब हो और गए। एब्जॉर्ब हो गए। तो हम लिखेंगे डेल्टा एम रिएक्शन, डेल्टा एम रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ, और ये पॉजिटिव साइन सम ऑफ mass defects, sum of mass defects of reactants. तो जो reactants के mass defects हैं they are to be written as positive because they are absorbed, minus जो products के mass defects हैं वो release होंगे तो उनको हम लिखेंगे negative। और हमारा कन्वेंशन यही है। अच्छा मैं एक क्लियर कर दूं, कुछ मार्क्स स्कीम्स के अंदर एग्जामिनर ने यही फार्मूला उल्टा करके लिखा हुआ है बच्चा, उसने कन्वेंशन उल्टा कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमने एब्जॉर्ब एनर्जी को लिया हुआ है पॉजिटिव, रिलीज को लिया हुआ है नेगेटिव। अगर ये कन्वेंशन उल्टा होगा तो फार्मूले भी उल्टे हो जाएंगे। समझ आ गई बात? रियान बेटा देखो अगर हम ले रहे हैं एब्जॉर्ब वाली को पॉजिटिव और रिलीज वाली को ले रहे हैं नेगेटिव, लेकिन अगर हम ये कन्वेंशन चेंज करेंगे तो फार्मूला भी रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस सम ऑफ, जब आप देखेंगे ना कि उसने फार्मूला चेंज किया हुआ है तो साथ आप ये भी देखेंगे कि उसने कन्वेंशन भी उल्टा किया हुआ है। तो सम ऑफ मैस डिफेक्ट्स, सर तो फाइनल आंसर पे साइन मैटर नहीं करेगा? नहीं करेगा, वो आपके कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली होगा। अगर आपने एब्जॉर्ब वाले को पॉजिटिव लिया है और आपका आंसर पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अगर फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना? अगर कोई आपके कन्वेंशन से उल्टा कन्वेंशन लेगा तो उसका साइन भी उल्टा आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सम ऑफ मैस डिफेक्ट्स, बस आप इसको फॉलो करो, आपने मार्क स्कीम से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सम ऑफ मैस डिफेक्ट्स मतलब हमारा आंसर हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली होगा, और न्यूक्लियर के क्वेश्चंस में पर्सन टू पर्सन कन्वेंशन फार्मूला और साइन वेरी कर सकते हैं, उससे नंबर नहीं करते। तो सम ऑफ मैस डिफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ मैस डिफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स वाले हम लिखेंगे जी पॉजिटिव और प्रोडक्ट्स वाले हम लिखेंगे नेगेटिव। दैट उसके बाद डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखो डेल्टा ई रिएक्शन, डेल्टा ई रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एम रिएक्शन, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर से। अच्छा आखिरी केस की मान है, तो बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट इज द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ यूनिट। तो नंबर 3, जिस तरह मैस डिफेक्ट होता है उसी तरह बाइंडिंग एनर्जी होती है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी या मैस डिफेक्ट, दोनों केसेस में रिलीज हो सकती है। तो इफ बाइंडिंग एनर्जीज, if binding energies or binding energies per nucleon
पर न्यूक्लियन, दोनों में से कोई एक गिवन होगा। जनरली वैसे बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन गिवन होती है। इफ बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन आर गिवन। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन हो तो उसको बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो बच्चों हम फॉर्मूला लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों किसके साथ? न्यूक्लियन नंबर के साथ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू न्यूक्लियन नंबर इज बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर बच्चों? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूक्लियन नंबर से तो हमें क्या मिल जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अब जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो यू नो दैट रिएक्टेंट, तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स, फिर एरो, और एरो के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। तो अब आप खुद देखें, रिएक्टेंट्स जो है वो अपनी एनर्जी करेंगे एब्जॉर्ब, तो रिएक्टेंट्स के साथ हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएंगे। रिएक्टेंट्स अपनी बाइंडिंग एनर्जी वापस लेके, क्योंकि उन्होंने ब्रेक होना है ना, तो रिएक्टेंट्स आर टू बी ब्रोकन। सुभान आती है बात समझ? रिएक्टेंट्स आर टू बी ब्रोकन, प्रोडक्ट्स आर टू बी फॉर्म्ड। तो बेटा रिएक्टेंट्स ने होना है ब्रेक, प्रोडक्ट्स ने बनना है, तो दोनों को हमने इसी तरह कंसीडर करना है। तो रिएक्टेंट्स आर टू बी ब्रोकन, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स उनकी एब्जॉर्ब होगी। रियान आती है बात समझ? रियान खालिद? जी अच्छा, सर। और प्रोडक्ट्स जो है क्योंकि वो बनेंगे तो वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी क्या करेंगे? वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करेंगे। पॉजिटिव हम लेते हैं और जो रिलीज होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन आप इस कन्वेंशन को उल्टा कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं। उसकी वजह है केमिस्ट्री कर करके आपका एक माइंड सेट बन चुका है कि नेगेटिव रिलीज होता है। समझ आ गई बात? तो आप उस माइंड सेट के अगेंस्ट जब जाएंगे, एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा, वो नंबर दे देगा। यार देखो, कन्वेंशन को उल्टा कर सकते हैं, लेकिन आपने ओ लेवल फिर A1 फिर A2 केमिस्ट्री के अंदर ये माइंड सेट बनाया हुआ है कि नेगेटिव रिलीज होता है, फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जो आपने कहा नेगेटिव, ठीक है, हम केमिस्ट्री में जब चलते हैं तो जो नेगेटिव इंथैल्पी होती है वो रिलीज वाली होती है ना। केमिस्ट्री में यही काम चलता है कि जब प्लस है तो एब्सॉर्ब हुआ, तो माइनस है तो रिलीज हुआ। तो हम अगर उस कन्वेंशन को उल्टा करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना फिजिक्स का, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता आपने एब्सॉर्ब को पॉजिटिव लिया है नेगेटिव लिया है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब आखिर में सही बात बताओ कि एब्सॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ, तो आप अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली उसको सही आंसर बताओगे। अच्छा, अब जो एब्सॉर्ब हो रहा है उसको ले लिया पॉजिटिव, और जो रिलीज हो रहा है उसको ले लिया नेगेटिव। अब एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन क्या फॉर्मूला बनेगा? लिखो, डेल्टा ई रिएक्शन, डेल्टा ई रिएक्शन विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, ये बन जाएगा सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चों क्लियर ये है? कोई कंफ्यूजन? तो रिएक्टेंट्स वाली क्या होंगी? पॉजिटिव, क्योंकि एब्सॉर्ब हुए, और प्रोडक्ट्स वाली क्या होंगी? नेगेटिव, क्योंकि रिलीज हो रही है। कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? और डेल्टा ई को जब मैस में कन्वर्ट करना हो, फर्ज करो अगर करना हो, तो वही फॉर्मूला, डेल्टा ई जब भी कन्वर्ट करना है इट विल बी डेल्टा एम टाइम्स सी स्क्वायर। और हमें जबरदस्त किस्म की 3 एग्जांपल्स करनी है ताकि हमारा पक्का हो जाए। थोड़ा सा तेज चलेंगे ताकि रिमेनिंग 14 मिनट्स में हम 3 एग्जांपल्स कर लें। कॉपी हो गया यहाँ तक? आपने थोड़ा तेज लिखना है। रियान खालिद, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं? यस सर। अच्छा, और जो सम ऑफ होता है ना उसके लिए हम एक साइन भी यूज करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ की जगह आप ये साइन भी डाल सकते हैं। इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। तो आप अगर पूरा वर्ड कहीं पे नहीं लिखना चाहते
तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा ई रिएक्शन, ठीक है। ये कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। जब आप ये साइन डाल देते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने कभी काम किया है तो यही साइन जो है ये यूज होता है सम करने के लिए। खैर अभी आगे चलते हैं। सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ, ये साइन क्या बता रहे हैं, सम ऑफ, ठीक है। जब आप पूरी वर्ड नहीं लिखना चाहते, जब आप पूरा वर्ड नहीं लिखना चाहते तो आप बस ये साइन डाल दिया करो, ये यूनिवर्सल साइन है, माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चों ये यहां तक कर लो कॉपी, और इस कन्वेंशन या साइन का भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर पेपर में ये साइन यूज करे, आपको ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो इस तरह का साइन डालते हैं इसका मतलब होता है कि ऐड करो, सम करो, सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज। बच्चों हो गया कॉपी? चलो बच्चों अब एग्जांपल्स करते हैं। लिखो एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, A511 hypothetical nuclei plus B1020 plus 1 proton plus 1 neutron, it gives C1633। ठीक है जी। अब इधर लिखो पार्टिकल्स और साथ लिखो हाइपोथेटिकल masses, particles and hypothetical masses। जो मैसेज की मैं वैल्यूज दूंगा वो आपके न्यूक्लियस भी हाइपोथेटिकल हैं और उनके मैसेज भी। तो ए वाला जो है वो है 511 और उसका मैस है 10.955। उसके बाद है जी B1020, उसका मैस है बच्चों 19.857 यूनिट म्यू लिखते जाओ। उसके बाद आपने एक प्रोटॉन डाला, प्रोटॉन का जो मैस है वो है जी 1.002 म्यू। उसके बाद बच्चों आपने एक न्यूट्रॉन डाला। पेपर में ये सब कुछ गिवन होगा इस तरह, आपने याद कुछ नहीं रखना, बस मेथड सीखना है, म्यू। उसके बाद जी आपका जो सी है 1633, उसका है जी 32.105 32.105 लिख दिया यहां तक। म्यू यूनिट म्यू लिखो। यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड mass unit is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kg। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, find the amount of mass that is formed or destroyed। अच्छा, फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एनर्जी टू मैस, और डिस्ट्रॉयड का मतलब मैस। अगर एनर्जी मैस में कन्वर्ट हुई और मैस बढ़ा है तो क्या होगा, मैस फॉर्म होगा। और अगर जो है मैस डिस्ट्रॉय होगा तो एनर्जी बनेगी, ऑब्वियस है। अगर तो एनर्जी रिलीज होगी तो मैस डिस्ट्रॉय होगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो मैस फॉर्म्ड होगा। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मैस दैट इज फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड इन द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो मैस जनरेट हुए या जो मैस खत्म हुए वो आपने फाइंड करना है। अब वही वाला मेथड जो हमने सीखा है, डेल्टा एम रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में मैस बना है या ब्रेक हुआ है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो हमने क्या सीखा था, जब मैसेज गिवन होंगे तो प्रोडक्ट्स, याद है ये बात, मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स और
उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। बच्चों जब मैसेज गिवन होते हैं फिर हम करते हैं प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, याद रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अगर हैवी हो गए तो इसका मतलब है मैस फॉर्म हुए, और अगर प्रोडक्ट लाइट हो गए तो मैस डिस्ट्रॉय हुए। अच्छा, नेगेटिव साइन का मतलब है मैस डिस्ट्रॉय हुए, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुए। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एम रिएक्शन इज इक्वल टू मैस ऑफ सी, सिर्फ प्रोडक्ट एक ही है, उसमें से माइनस हो जाएगा मैस ऑफ ए प्लस मैस ऑफ बी प्लस मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, यानी कि प्रोडक्ट का मैस माइनस रिएक्टेंट्स का मैस, उससे पता चलेगा कि रिलीज हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई। तो बच्चों सी का जो मैस है वो तो आपको गिवन है 32.105। अब कोई बच्चा कहे नहीं वो तो होना चाहिए 33, बेटा डिफेक्ट होता है ना, रिलीज हो जाता है जब न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस का मैस उसके पार्टिकल्स के इक्वल नहीं होता। तो इट वुड बी 32.105, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस मैस ऑफ ए है 10.955, मैस ऑफ बी है 19.857। पूरा आंसर बताओ ना। प्रोटॉन का है 1.002 और न्यूट्रॉन का है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव 0.714, और ये क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर वर्डिंग में लिखना है कि क्या हुआ है। आप ये कहो इतना मैस कन्वर्टेड टू एनर्जी, यही बात है ना। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि मैस कम हुए, और इतना मैस, जहरी सी बात है, जो मैस कम हुए वो कहाँ गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना। सुभान ठीक है। अच्छा तो लिखो 0.714 म्यू is converted to energy। अब लिखो क्वेश्चन का बी पार्ट। अब हमें ये तो पता चल गया एनर्जी रिलीज हुई है, यस और नो, पता चल गया है ना। अब क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। उसमें हमें मैस को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड एनर्जी रिलीज्ड, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन दी, जी बेटा जी। म्यू किस यूनिट्स में होता है? बेटा म्यू जो है उसको कन्वर्ट करेंगे ना हम, आपको बताएंगे। वो होता किस ये में, आपका जो वही है ना पूछ रहा हूँ। बेटा, वो म्यू खुद यूनिट है। अच्छा हाँ, ठीक। म्यू यूनिट है ना। म्यू होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ अ कार्बन एटम। तो खैर म्यू आपका कांस्टेंट है, पेपर में गिवन होता है, आपका यूं गिवन होता है। पेपर में लिखा होगा यूनिफाइड मास यूनिट, पेपर में क्या लिखा होगा, यूनिफाइड मास। सर ये तो पहले पेज पे था, फार्मूला शीट पे। जी जी बिल्कुल, पहले पेज पे। तो ये होगा जी म्यू इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों अगला चैप्टर जो मैं करा रहा हूँ वो है टेलीकम्युनिकेशन, और वो बहुत मुश्किल चैप्टर है फिजिक्स का, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। यूनिफाइड मास यूनिट इज 1.6, काफी ज्यादा। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना आज, इसकी एक आध एग्जांपल और करवानी है तो करवा दूंगा। कल से टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो आप समझो कि ओए होए पता लगेगा, उसमें टाइम लगता है, मुश्किल चैप्टर है। कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए लेकिन टाइम लगता है उसमें। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर, अभी करने पे फोकस करो, रहने का बाद में सोचेंगे। 1.66 इंटू, यार लिख 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27, और ये केजी। बच्चों ये हो गया यूनिफाइड मास यूनिट, ठीक है। यूनिफाइड मास यूनिट इज 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। ठीक, अगर तुमने मॉक के लिए पढ़ना है तो फिर हमें टेलीकम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, उसकी एक वजह है, मॉक का जो सिलेबस डेवलप होगा ना उसमें सारे टीचर्स की होगी डिस्कशन, तो किसी टीचर ने जो जो पुराने चैप्टर है वो पढ़ाएंगे, नए चैप्टर कुछ बंदों ने पढ़ाए होंगे, कुछ नहीं पढ़ाए होंगे, तो जो चैप्टर किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया वो मॉक में नहीं आएगा। तो इसलिए फिर टेलीकम्युनिकेशन नहीं करते, चुप करके मैग्नेटिज्म निकाल लेते हैं। हाँ, अच्छा देखो,
म्यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। करने तो सभी है ना, तुम्हारा भला भी तो हो ना। अच्छा 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। रियान डेल्टा एम जो था वो कितने म्यू था, दिलावर बताओ। -0.716 म्यू। 714। हाँ 714, कोई बात नहीं, नेगेटिव बेशक ना लिखो म्यू। अब आपको पता चल गया ना कि एनर्जी रिलीज हो रही है, बेशक नेगेटिव ना लिखो। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.714 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg के साथ। दिलावर अब इसका आंसर बताओ, ये kg में आ गया 1.14 इंटू 10 पावर 27 और ये हमारे पास किस यूनिट में आ गया, kg में। सो दिस इज द मास दैट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी इन किलोग्राम्स। अब एनर्जी का चेंज देखते हैं, डेल्टा ई रिएक्शन। बेटा डेल्टा ई रिएक्शन होगा, डेल्टा ई रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एम रिएक्शन और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, डेल्टा ई रिएक्शन होगा डेल्टा एम रिएक्शन इनटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा ई रिएक्शन फिर हमारे पास हो जाएगा ये सर आंसर आ गया। डेल्टा एम रिएक्शन यानी कि ये फिर हो जाएगा हमारे पास 1.14 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg और बच्चों सी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 8 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। दिलावर आंसर बताओ। सर 1.03 इंटू 10⁻⁻10। 1.03 इंटू 10 पावर माइनस 10 और ये हो गया जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो वो देख लेंगे, अभी नहीं। यहाँ से आगे बच्चों इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल हमारा इसका एक आध एग्जांपल करके उसके बाद हमने अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे शुरू कर देना है। अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पिछली बार मिस की है तो वो इस क्लास के साथ कवर कर सकते हैं। बच्चों अब हमने अगला चैप्टर जो करना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी बच्चों, एसी करंट तो हम कर चुके हैं ना। तो बच्चों अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद होगा क्वांटम, उसके बाद कम्युनिकेशन। हाँ बेटा बताओ रियान। सर अभी आप कह रहे थे टेली कम्युनिकेशन करना है। बेटा वो इसलिए नहीं करवा रहा कि आप तो घर में बैठे हैं ना, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं ना, तो उनका भी वो होना है, मॉक होना है, तो उनके मॉक में अच्छा, टेली कम्युनिकेशन आने के चांसेस नहीं है क्योंकि काफी स्कूलों में टेली कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाया होगा ना, तो उन्होंने मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिज्म उनके एग्जाम में आएगा ना बच्चों के, तो जिन बच्चों ने एग्जाम देना है मॉक का एग्जाम, उनका भी तो ख्याल करना है ना हमने। सही है सर। देखो तुमने तो मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, तुम्हें कौन सा फर्क पढ़ना है? ठीक है सर तो हमारे तुमने तो सारे हमारे ओवरऑल जो टॉपिक है वो कितने? वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, तुम 8:30 बजे मुझे कॉल करना। ठीक है सर। हाँ। ओके, अल्लाह हाफिज।